हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं हमारी पार्टनरशिप अकाउंट्स क्लास 12 की पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो उसके अंदर अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो कि आपके क्लास 12 पार्टनरशिप अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर है। ये जो आपकी पार्टनरशिप अकाउंट्स है ये आपके क्लास 12 सीबीएसई में 36 मार्क्स की आती है। ये जो पार्टनरशिप अकाउंट्स पूरी है ये आपके 36 मार्क्स की आती है। तो इसके अंदर आज अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे पार्टनरशिप अकाउंट्स के लिए। अब सीबीएसई ने केवल ये बता रखा है आपकी जो पार्टनरशिप अकाउंट्स है 36 मार्क्स की आती है, लेकिन जो चैप्टर नंबर 1 है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए भी है क्योंकि इससे एक तो आपके आगे के चैप्टर्स के जो कंसेप्ट हैं वो स्ट्रांग होंगे, और दूसरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ 36 मार्क्स आपके एग्जाम में ये जो चैप्टर है अराउंड 8 to 10 मार्क्स का आता है। ठीक है ना। पास अगर आप अपने पास पेपर्स को उठा के देखेंगे तो ये जो चैप्टर है ये आपके अराउंड 8 to 10 मार्क्स का हर साल इस चैप्टर में से क्या आता है, एक इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप क्लास 12 पार्टनरशिप अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो देखिए इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे इसमें टोटल ये 15 टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में कवर करेंगे अपन। तो जो सबसे पहले एक बार इसका ब्रीफ देख लेते हैं, उसके बाद एक एक टॉपिक को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमारी कंट्री में जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स हैं उन सारी पार्टनरशिप फर्म्स को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए हमने एक एक्ट बना रखा है जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो फर्स्ट टॉपिक अपन ये पढ़ेंगे कि आपका ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है इसके अकॉर्डिंग आपके पार्टनरशिप फर्म की क्या डेफिनेशन होती है और क्या मीनिंग होती है। सेकंड टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है, कि जब पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती है तो पार्टनर्स के बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती हैं। तो जब उन टर्म्स एंड कंडीशन को रिटर्न फॉर्म में लिख लिया जाता है तो वो आपकी पार्टनरशिप डीड कहलाती है। तो ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या इसके फीचर्स होते हैं, ठीक है ना, और कैसे इसको बनाया जाता है वो अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। इस टॉपिक में बेसिकली अपन ये पढ़ेंगे कि अगर आपकी ये पार्टनरशिप डीड बनी नहीं हो, पार्टनरशिप डीड बनाना इज नॉट मैंडेटरी, कोई कंपलसरी नहीं होता है। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो पार्टनर्स के क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज होते हैं वो अपन इस थर्ड टॉपिक में पढ़ेंगे, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स, कि एक पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट्स होते हैं तो उन प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। फिर अपन पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, कि एक पार्टनरशिप फर्म में जो आपके पार्टनर्स होते हैं उनके कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, सबके इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं, तो कैपिटल अकाउंट किस तरीके से मेंटेन होते हैं पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के, वो अपन फिफ्थ टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि अगर आपके जो पार्टनर्स हैं वो अगर ड्राइंग्स कर रहे हैं तो उन ड्राइंग पे उनसे क्या चार्ज करती है पार्टनरशिप फर्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म चार्ज करती है, लेती है किससे, पार्टनर से। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है एक पार्टनरशिप फर्म में, तो वो अपन सिक्स टॉपिक में पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मैनेजर्स कमीशन। ये आपने क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट पढ़ा था, मैनेजर्स कमीशन। सेम वही एडजस्टमेंट है कि अगर आपने एक पार्टनरशिप फर्म में किसी मैनेजर को अपॉइंट कर रखा है और मैनेजर्स को अगर आप प्रॉफिट में से कमीशन दे रहे हैं तो कैसे वो कमीशन कैलकुलेट होगा और कैसे उसकी हम अकाउंटिंग करेंगे वो अपन इस 7 टॉपिक में पढ़ेंगे, मैनेजर्स कमीशन में। फिर अपन पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कि एक पार्टनरशिप फर्म में अगर एक पार्टनर ने अपने किसी पार्टनर को कोई लोन दे, पार्टनरशिप फर्म में अगर एक पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल के सिवा अगर कोई लोन दे रखा है, लोन किसने किसको दिया है, पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप फर्म को अगर कोई लोन दे रखा है तो उस लोन पे उस पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है,
तो वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, कितना इंटरेस्ट वो मिलता है, और फिर कैसे उसकी अकाउंटिंग की जाती है, वो अपन इस 8th टॉपिक में पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। फिर अपन पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। इसका उल्टा, कि अगर एक पार्टनर ने अगर अपनी पार्टनरशिप फर्म से कोई लोन ले रखा है, एक पार्टनर ने अगर अपनी पार्टनरशिप फर्म से कोई लोन ले रखा है, तो उस लोन पे वो पार्टनर क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा पार्टनरशिप फर्म को। तो किस रेट से पे करेगा, कैसे उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, और फिर कैसे उसकी अकाउंटिंग होगी इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो अपन इस 9th टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे रेंट पेड टू अ पार्टनर, कि पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है वो अगर किसी पार्टनर की प्रीमाइसेस में चलाया जा रहा है, और उसके बदले में उस पार्टनर को अगर अपन कोई रेंट पे कर रहे हैं, तो उस रेंट को पे करने की क्या अकाउंटिंग होगी इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो अपन इस 10th टॉपिक में पढ़ेंगे, रेंट पेड टू अ पार्टनर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म। यहाँ 4th टॉपिक में तो पढ़ा था कि एक पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पे पढ़ेंगे कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म में अगर लॉस हो रहा है, तो उस लॉसेस को कैसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो अपन इसके 11 टॉपिक में पढ़ेंगे इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म। फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट्स। आप अपने पार्टनर्स को जो भी अमाउंट पे करते हैं, लाइक उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी देते हैं, या कोई कमीशन दे रहे हैं पार्टनर्स को, तो ये सब चीजें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स कहलाती हैं। तो अगर आपके ये जो एप्रोप्रिएशन है ये तो हो ज्यादा और प्रॉफिट्स हो कम, तो उस केस में कैसे अकाउंटिंग होगी, वो अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे, व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट्स। 13 टॉपिक अपन पढ़ेंगे कैलकुलेशन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम वैसे कैलकुलेट करते हैं जैसे एक सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाता है। तो अपन ये जो आपका 13 टॉपिक है, इसमें अपन ये डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, कैसे इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, वो अपन इसके 13 टॉपिक में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ना ये जो 14 टॉपिक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से आप मान के चलिए अराउंड 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, एग्जाम में 100% आएगा, या तो 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का। इनफैक्ट ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है ना। क्या है ये टॉपिक, एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट्स ऑब्लिक रेक्टिफिकेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था आपने, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, टॉपिक पढ़ा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सेम उसके जैसा ही है। इसमें अपन ये पढ़ेंगे, इस टॉपिक में अपन ये पढ़ेंगे कि लास्ट ईयर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अपन ने एकदम सही कैलकुलेट करा, नेट प्रॉफिट अपन ने एकदम सही कैलकुलेट करा, लेकिन जब उस नेट प्रॉफिट को अपन ने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते समय हमसे कोई मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, जिसका पता हमें नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जाके चला। तो इस गलती को अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा, ये जो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हुई, इस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की गलती को, मिस्टेक को नेक्स्ट ईयर में हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, उसकी कैसे रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे, वो अपन इस 14 टॉपिक में पढ़ेंगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से हर बार एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का एमसीक्यू भी आ सकता है, राइट। और लास्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स। क्या आपने एक पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर को एडमिट करा और आपने उसको गारंटी के साथ एडमिट किया कि आप हमारी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन जाओ, हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि साल में मिनिमम आपको 1 लाख या 1,50,000 का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो अगर आपने किसी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट्स की गारंटी के साथ अपना पार्टनर बना रखा है, और कल को उस गारंटेड अमाउंट में अगर कोई डेफिशिएंसी हो जाए, तो उस डेफिशिएंसी का कैसे ट्रीटमेंट होगा, कौन पार्टनर उस डेफिशिएंसी को बियर करेगा, कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा, वो अपन इस लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स। तो ये जो आपका चैप्टर नंबर 1 है पार्टनरशिप अकाउंट्स का, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसमें टोटल ये 15 चैप्टर पढ़ने हैं। एंड दोबारा बता रहा हूँ, ये जो टॉपिक नंबर 14 है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से हर बार एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक आज डिस्कस करते हैं क्लास में, डेट इज डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखिए, आज हमारी कंट्री में जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स हैं,
उन सारी पार्टनरशिप फर्म्स को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लॉ बना रखा है, एक एक्ट बना रखा है, जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आज की डेट में हमारी कंट्री में जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स हैं, वो सारी पार्टनरशिप फर्म्स जो होती हैं वो वर्क करती हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आपका ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, इसके अकॉर्डिंग एक पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, क्या डेफिनेशन, क्या मीनिंग होता है पार्टनरशिप का, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसका एक सेक्शन है, उसके अंदर एक सेक्शन है सेक्शन 4। तो पार्टनरशिप एक्ट का जो सेक्शन 4 है वो आपको बताता है कि किसी भी बिजनेस को पार्टनरशिप कब बोला जाता है। तो इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप क्या होती है? बोले पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप होती है किसके बीच में? दो या दो से ज्यादा पर्संस के बीच में। भैया उस रिलेशनशिप में वो क्या करते हैं, पर्संस क्या करते हैं? उस रिलेशनशिप में वो पर्संस एग्री होते हैं। काय के लिए एग्री होते हैं? उस रिलेशनशिप में वो पर्संस एग्री होते हैं काय के लिए? बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए एग्री होते हैं। और भैया ये बिजनेस कौन चलाता है? ये बिजनेस या तो सारे पार्टनर एक साथ मिलके चलाएंगे, या सारे पार्टनर में से कोई एक पार्टनर भी सबके बिहाफ पे पार्टनरशिप फर्म में वर्क कर सकता है। तो ऐसे बिजनेस को अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप बोला जाता है। क्या है पार्टनरशिप? एक रिलेशनशिप है किसके बीच में? दो या दो से ज्यादा पर्संस के बीच में। उस रिलेशनशिप में वो क्या करते हैं? उस रिलेशनशिप में वो एग्री होते हैं। काय के लिए एग्री होते हैं? बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए वो एग्री होते हैं। और ये जो बिजनेस है वो कौन चलाता है? इस बिजनेस को या तो सारे पार्टनर एक साथ मिलकर रन करते हैं, या उनमें से कोई एक पार्टनर भी सबके ब्याह पे वर्क कर सकता है। तो ऐसे बिजनेस को हमारी कंट्री में क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है ना? पढ़िए क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is the relationship between the persons who have agreed to share the profits of the business, which will be carried on by all or any of them acting for all. तो ये आपकी मीनिंग या डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम बिजनेस। तो सबसे पहला फीचर है देयर मस्ट बी मिनिमम 2 नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। कि एक पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 पार्टनर तो होने ही चाहिए। मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए? 2। एक अकेला आदमी अगर कोई बिजनेस करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बोलते हैं। तो एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 पार्टनर्स तो होने ही चाहिए। अब बात आती है भैया मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? तो कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है। तो हमने हमारे पार्टनरशिप एक्ट में देखा कि भैया मैक्सिमम कितने पार्टनर में रखूं। तो आपका जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके अकॉर्डिंग आप जितनी इच्छा है उतने पार्टनर रख सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर रख सकते हैं। आपका जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की कोई लिमिट गिवन नहीं है। लेकिन लेकिन सुनना ध्यान से, लेकिन अगर एक पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई कंपनी आके पार्टनर बन जाए, एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर कौन बन जाए? कोई कंपनी अगर आगे पार्टनर बन जाए, और वो वहां पे अगर कोई बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं, उस पार्टनरशिप फर्म में वो क्या काम कर रहे हैं? बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं। बैंकिंग मतलब कोई बैंक चला रहे हैं, तो बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, जैसे पार्टनरशिप फर्म्स को कंट्रोल करने के लिए आपका पार्टनरशिप एक्ट है, ऐसी हमारी जो कंपनीज होती हैं उनको भी कंट्रोल और मैनेज करने के लिए एक इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है। तो उस इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में ये लिखा हुआ है कि एक पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई कंपनी पार्टनर बनेगी और वहां पे अगर कोई बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं तो मैक्सिमम 10 पार्टनर होंगे। मैक्सिमम कितने पार्टनर होंगे? 10 पार्टनर्स होंगे। और वहां पे वो अदर देन बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं, यानी बैंकिंग के सिवा कोई और दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, और उस पार्टनरशिप फर्म में कोई कंपनी पार्टनर है, तो मैक्सिमम मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं, 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं होंगे। तो एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर होंगे? इट इज नॉट गिवन इन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इट इज गिवन इन कंपनीज एक्ट 2013।
और क्या गिवन है वहां पे मैक्सिमम पार्टनर्स के लिए कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म में अगर बैंकिंग बिजनेस किया जा रहा है, पार्टनरशिप फर्म में कौन सा बैंकिंग बिजनेस किया जा रहा है, तो मैक्सिमम 10 पार्टनर्स होंगे, और अदर देन बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितने 50 पार्टनर हो सकते हैं, राइट। अब आपके एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट कौन से एक्ट में दे रखी है, तो नीचे ऑप्शन में होगा पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, ऐसे ऑप्शन होगा। तो क्या होगा, हमारा एग्जाम में दिमाग दौड़ेगा कि ये क्या पूछ रहा है कि पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर की लिमिट होगी, तो हमारा दिमाग ये कहेगा भैया ये तो पार्टनरशिप एक्ट में ही होगा। बट मैंने अभी आपको क्या बताया, ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की लिमिट है इट इज नॉट गिवन इन पार्टनरशिप एक्ट, ये कहां पे गिवन है, कंपनीज एक्ट में गिवन है। तो आप आंसर क्या लिख के आओगे, कंपनीज एक्ट लिख के आओगे। एक अभी लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं, अदर देन बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो बताओ मैक्सिमम और कितने पार्टनर एडमिट कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, दे आर 4 पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म ए बी सी डी, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, अदर देन बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि बताओ इसमें और कितने पार्टनर एडमिट हो सकते हैं। तो अब यहां पे क्या हुआ, नीचे ऑप्शन था 46, 9, 50, 10। तो अब क्या होगा, दिमाग ये दौड़ेगा, बोले अदर देन बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं तो 50 मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन वो आपसे क्या कह रहा है, ए बी सी डी 4 पार्टनर तो ऑलरेडी हैं, वो अदर देन बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं तो और कितने मैक्सिमम पार्टनर एडमिट करें। तो अदर देन बैंकिंग बिजनेस हो रहा है तो मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, 50 पार्टनर हो सकते हैं। तो 50 में से 4 तो भैया ऑलरेडी है ना, अभी काम कर रहे हैं, ए बी सी डी 4 तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो 50 में से 4 ऑलरेडी काम कर रहे हैं, यानी 46 पार्टनर्स हम और क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके 2024 में एग्जाम में एमसीक्यू में आया था। समझ में आई बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दो चीजें याद रखनी है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट है इट इज गिवन इन कंपनीज एक्ट 2013, नॉट इन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और दूसरी बात क्या याद रखनी है कि बैंकिंग बिजनेस हो रहा है तो मैक्सिमम 10 पार्टनर्स होंगे, और अदर देन बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस कैन बी 10 and in case of other business can be 50. This limit is given in Companies Act 2013, not in Partnership Act 1932. समझ में आ गया फीचर। नेक्स्ट है पार्टनर्स ऑफ अ फर्म में बी आर्टिफिशियल और नेचुरल पर्सन, कि एक पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स हैं वो नेचुरल पर्सन्स भी हो सकते हैं। नेचुरल पर्सन आप और मैं, अपन क्या है, नेचुरल पर्सन्स हैं। और आर्टिफिशियल पर्सन्स कौन होते हैं, लाइक कंपनी, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो एक पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स हैं वो नेचुरल पर्सन्स भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन्स भी हो सकते हैं। फिर है ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप फर्म शुड बी लीगल, कि जो पार्टनरशिप फर्म का जो ऑब्जेक्टिव वो एक लीगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इलीगल ऑब्जेक्टिव्स के लिए पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाई जाती। जो पार्टनरशिप फर्म का ऑब्जेक्टिव है शुड बी लीगल। अब क्या होता है, लीगलिटी भी हमारी कंट्री में या हमारी कंट्री में सिटी टू सिटी, प्लेस टू प्लेस डिफर करती है। लाइक आप राजस्थान में रह रहे हैं, अपने राजस्थान में, ठीक है ना, आपको बार खोलना अलाउड है, मतलब आप एक पार्टनरशिप फर्म में बार ओपन कर सकते हैं, जबकि ये काम आप गुजरात और बिहार में नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे अल्कोहल पे बैन है, ठीक है ना। तो जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं वो एकदम लीगल होना चाहिए, हर तरीके से लीगल होना चाहिए, चाहे वो स्टेट के लॉज हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज हो। जो भी ऑब्जेक्टिव है पार्टनरशिप फर्म का वो एक लीगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इलीगल ऑब्जेक्टिव्स के लिए पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाते अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। नेक्स्ट है द लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि पार्टनरशिप फर्म में जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड भी हो सकती है और अनलिमिटेड भी हो सकती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है, कि सपोज करो कि एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके पास असेट्स हैं कितने के, 2 लाख के, और जो लायबिलिटीज हैं वो है सपोज करो 5 लाख की। तो दिख रहा है असेट्स तो कम है और लायबिलिटीज ज्यादा है। तो कल को अगर ये पार्टनरशिप फर्म क्लोज होती है तो 5 लाख की लायबिलिटी में से 2 लाख की लायबिलिटीज का पेमेंट तो ये असेट को सेल करके कर देंगे। बात आती है रिमेनिंग 3 लाख की लायबिलिटीज का पेमेंट कैसे होगा।
तो अगर लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो उस केस में पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके ये रिमेनिंग 3 लाख की लायबिलिटीज का क्या करेंगे, पेमेंट किया जाएगा। और लायबिलिटी अगर लिमिटेड है तो उस केस में ये जो असेट्स को सेल करने से 2 लाख मिले, ये सारी लायबिलिटीज में प्रोपोर्शनेटली बांट दिए जाएंगे। अब जिसको जो मिला मिल गया, जिसको नहीं मिला वो उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारी कंट्री में ये जो पहले नहीं था ये कंसेप्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स का, ये बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। तो आज की तारीख में हमारी कंट्री में जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है और अनलिमिटेड भी हो सकती है। जो ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स, इनको बोलते हैं एलएलपी शॉर्ट में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। और इसके लिए अलग से एक एक्ट बना रखा है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। उसमें हमारा ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल नहीं होता है। ऐसी पार्टनरशिप फर्म्स जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है उनके लिए अलग से एक सेपरेट एक्ट बना रखा है, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। उस पे हमारा ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आपके एग्जाम में एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आए तो आप क्या लिखेंगे, पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है और अनलिमिटेड, दोनों टाइप की लायबिलिटी वाली पार्टनरशिप फर्म हमारी कंट्री में हो सकती है। फिर लिखा है माइनर। माइनर कौन होता है, बिलो 18 ईयर्स। तो बात आती है क्या एक माइनर को भी, क्या हम अपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना सकते हैं क्या? एक माइनर को, जो माइनर कौन, जो बिलो 18 ईयर्स है, तो क्या एक माइनर को भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनाया जा सकता है? तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस में देखा गया, चेक किया गया, तो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है भाई साहब बिल्कुल बना सकते हो। आप एक माइनर को भी अपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना सकते हो, लेकिन एक कंडीशन के साथ। क्या है वो कंडीशन? वो ये कंडीशन है कि कल जब पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट्स होंगे तो वो माइनर भी उन प्रॉफिट्स को शेयर करेगा सारे पार्टनर्स के साथ। लेकिन अगर कल को अगर पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई लॉस हो जाता है तो वो लॉस में माइनर पार्टनर शेयर नहीं करेगा। इस कंडीशन के साथ आप एक माइनर को भी अपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना सकते हो। तो माइनर कौन, जो बिलो 18 ईयर्स है, तो एक माइनर को भी हम अपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ। क्या है वो कंडीशन? वो कंडीशन ये है कि अगर जो माइनर है, माइनर को आप अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना रहे हैं तो कल जब प्रॉफिट्स होंगे तो माइनर भी प्रॉफिट्स में से शेयर करेगा सारे पार्टनर के साथ। लेकिन कल को अगर कोई लॉस हो गया पार्टनरशिप फर्म में तो वो माइनर शेयर नहीं करेगा। इस कंडीशन के साथ आप एक माइनर को भी अपने पार्टनरशिप फर्म में क्या बना सकते हो, पार्टनर बना सकते हो। तो लिखा है अब माइनर पार्टनर, a minor partner may be included in the firm only for profit not for losses। समझ में आई बात? अब लिखा है इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पार्टनर शुड इंट्रोड्यूस कैपिटल इनटू अ फर्म। देखो, अगर आपको एक कंपनी का शेयर होल्डर बनना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस कंपनी के शेयर्स को परचेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनने के लिए आप बिना कैपिटल लगाए भी आप किसी भी कंपनी के पार्टनर बन सकते हो। यानी पार्टनरशिप फर्म में कोई मिनिमम कैपिटल का कंसेप्ट नहीं होता है, कि जैसे आपने कंपनीज के लिए पढ़ा होगा बिजनेस स्टडी में 11th क्लास में, कि अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल रहे हो तो मिनिमम 1 लाख की रिक्वायरमेंट होती है। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोल रहे हो तो मिनिमम 5 लाख की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम कैपिटल का कोई कंसेप्ट नहीं होता, यानी बिना कैपिटल लगाए भी आप एक पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और बिना कैपिटल लगाए भी एक कोई भी पर्सन किसी भी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन सकता है बिना कैपिटल लगाए भी, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम कैपिटल का कोई कंसेप्ट नहीं होता, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट पार्टनर शुड इंट्रोड्यूस कैपिटल इनटू अ फर्म। नेक्स्ट है द बिजनेस। अब ये नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, देखो एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। सपोज करो ए और बी दो पार्टनर हैं या पर्सन है, ए और बी दो पर्सन है। ए ने कहा भैया मेरे पास खूब पैसा है, खूब पैसा है। बी ने कहा मेरे पास तो नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं है, ठीक है ना। ए ने कहा भैया बट मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। बी ने कहा मैं एकदम फालतू, मेरे पास टाइम ही टाइम है। तो दोनों ने मिलकर क्या करा, एक पार्टनरशिप फर्म बनाई। डिसाइड हुआ सारा पैसा कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ए कंट्रीब्यूट करेगा, और सारा काम कौन करेगा, बी करेगा।
तो इसको भी हम पार्टनरशिप फर्म ही बोलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि जितने भी पार्टनर हो सारे पार्टनर एक साथ मिलकर काम करें। जितने भी पार्टनर उनमें से एक अकेला पार्टनर भी पूरे पार्टनरशिप फर्म के ब्याह पे क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है, और हम उसे पार्टनरशिप ही बोलेंगे। समझ में आई बात? तो ये लास्ट पॉइंट में ये लिखा है, द बिजनेस ऑफ अ फर्म मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और मे और बाय एनी वन ऑफ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर। कि पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है उसको या तो सारे पार्टनर एक साथ मिलके चलाएंगे या उनमें से कोई एक पार्टनर सबके ब्याह पे क्या कर सकता है, एक्ट कर सकता है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप ही बोलेंगे। समझ में आई बात? तो आज के लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का क्या मीनिंग होती है, क्या उसके फीचर्स होते हैं। ये देखिए क्या होता है, जनरली अकाउंट्स का नाम सुनते ही हमें दिमाग में ये होता है कि भैया तो प्रैक्टिकल है, एग्जाम में थ्योरी भी आती है। आपका जो 80 मार्क्स का पेपर होगा उसमें से अराउंड 8 to 10 मार्क्स की थ्योरी भी आएगी। तो ये थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यू में आती है, ठीक है ना? तो हमें थ्योरी पे भी पूरा ढंग से फोकस करना है, राइट? तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डेट इज पार्टनरशिप डीड। कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो उस केस में पार्टनर्स के पास क्या राइट्स और ड्यूटीज होते हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट।